हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था साइकोलॉजी का, और इसमें हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन, उसका मीनिंग और एज वेरियस डिसिप्लिन उसको समझा था कि साइकोलॉजी क्या होता है और इसके अंदर क्या चीज़ें आती है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हम जो टॉपिक करेंगे आज वो है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, और माइंड और बिहेवियर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है इसको हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि माइंड क्या चीज़ होती है। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे है कि माइंड क्या चीज़ होती है। हम सब यूजुअली ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, माइंड योर बिहेवियर या डोंट माइंड। तो इसका मतलब क्या होता है आपके कहने का, कि आप किसी को क्या कहना चाह रहे हो। डोंट माइंड मतलब आप उसे कह रहे हो कि वो बुरा ना माने, तो इसमें माइंड का क्या मतलब है, क्या बुरा मानना, या आप कहते हो माइंड योर बिहेवियर, तो क्या किसी चीज़ को कंट्रोल करना या किसी बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप बोलते हो। तो व्हाट एग्जैक्टली माइंड इज एंड व्हाई वी यूज दिस वर्ड, ओके। एंड यूजुअली दिस वर्ड इज यूज एज अ वर्ब। तो माइंड में हम ऐसा, हम व्हाट वी थिंक अबाउट, मतलब हम ऐसे क्या सोचते हैं माइंड के बारे में कि हम उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। और कई बार कॉमनली भी ये वर्ड बहुत ऐसे यूज़ होता है, जैसे मोस्टली हम इसको लेमैन तरीके से बोल देते हैं। जब हमें क्लियरली अगर आपसे पूछा जाए कि आप डिफाइन करो माइंड क्या चीज़ है, तो आप उसको कैसे करोगे? क्या आप उसे ब्रेन बोलोगे? क्या ब्रेन ही माइंड होता है? बट ब्रेन तो एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो आप फिजिकली देख सकते हो, छू सकते हो। क्या आप अपने माइंड को देख सकते हो? कैन यू टच द माइंड और कैन यू सी द माइंड? तो आप, हम माइंड को देख नहीं सकते, हम ब्रेन को देख सकते हैं, माइंड को नहीं देख सकते। इससे क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइंड एक इंटेंजिबल थिंग है। इंटेंजिबल का मतलब है कहने का कि ये किसी हमारी ब्रेन की कोई एबिलिटी है जिसको हम माइंड कहते हैं। तो एक्चुअली यही कन्फ्यूजन थी जब शुरुआत में साइकोलॉजी जो है वो, जैसे मैंने बताया कि एक साइंटिफिक तरीके से इसकी स्टडी करना शुरू हुए थे। जो लिप्जिक में लैब खुली थी, उसके बाद इसको एक साइंटिफिक मेथड से स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो इस फील्ड में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क ये आ रहा था कि माइंड क्या चीज़ होती है और ये हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है, और ब्रेन और माइंड का आपस में क्या रिलेशन है। तो इट इज सेइंग कि स्टार्टिंग में तो माइंड रिमेन्ड अ टैबू इन साइकोलॉजी बिकॉज इट कुड नॉट बी डिफाइंड इन कॉन्क्रीट बिहेवियरल टर्म्स, और इसकी लोकेशन नहीं पता चलती थी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, माइंड को डिफाइन नहीं कर पाते थे, जैसे हम अभी नहीं कर पा रहे हैं कि माइंड एक्चुअली में हम किसे क्या कहेंगे कि माइंड क्या है, वी कैन नॉट डिफाइन। और व्हाट इज इट लोकेशन, लोकेशन क्या है इसकी। अगर मैं पूछूं आपकी माइंड की लोकेशन कहाँ पे है, तो आप ब्रेन पे हाथ रख के बोलोगे ये मेरा माइंड है, बट दैट इज योर ब्रेन, दैट इज नॉट योर माइंड, करेक्ट। इस वजह से बहुत टाइम तक तो इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर ही करा हुआ था कि माइंड होता क्या है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली किसी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसे किसी ना किसी टाइम पे तो स्टडी करना ही पड़ता है। तो बाद में कुछ ऐसे केसेस इन्होंने पढ़े जहाँ पे ये समझने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज़ माइंड, ठीक है। इज इट सेम एज ब्रेन? इट इज़ ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, बट माइंड इज़ अ सेपरेट एंटिटी। तो यहाँ पे देखो 3-4 चीज़ें हमें ये बता रहे हैं, ध्यान से देखो। क्या ये ब्रेन की तरह सेम है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ब्रेन को ही माइंड बोलते हैं? लेकिन ब्रेन तो फिजिकली नज़र आता है, हमें माइंड नज़र नहीं आता है। दूसरी चीज़ है कि माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। अगर किसी का ब्रेन रिमूव कर दिया जाए तो भी हम कह सकते हैं कि माइंड है उसमें, या हम बोल सकते हैं उसका माइंड काम कर रहा है इवन विदाउट द ब्रेन। तो क्या माइंड बिना ब्रेन के एग्जिस्ट कर सकता है? और लेकिन इन चीज़ों के बाद भी ये कहते हैं कि माइंड इज़ अ सेपरेट एंटिटी, माइंड अलग चीज़ है, ब्रेन अलग चीज़ है। ब्रेन माइंड नहीं होता है, ब्रेन एक ऑर्गन है जिसको हम देख सकते हैं, माइंड इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ये बहुत तीनों लाइंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इन्होंने जब केस स्टडीज़ करी कुछ, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया फैंटम आर्म का। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जब आपके क्वेश्चन आता है माइंड का रिलेशन बिहेवियर से क्या है, या आपको बोला जाता है कि आप माइंड और ब्रेन को एक्सप्लेन करो कि माइंड कैसे रिलेटेड है ब्रेन से, या माइंड की क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे आपको ये फैंटम आर्म का क्वेश्चन, जो वर्ड है फैंटम आर्म, एज ए की वर्ड यूज़ करके एज एन एग्जाम्पल आपको देना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैंटम आर्म।
तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, फैंटम आर्म होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, ये कह रहे हैं कि एक बार एक ऐसा केस था कि एक बहुत एमेच्योर एथलीट था जिसने अपनी आर्म जो है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में लूज कर दी थी। मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जो आर्म है वो कट के हट गई थी, बिकॉज एक्सीडेंट में वो आर्म जो है वो उसकी डैमेज हो गई थी, तो उसकी आर्म को हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब उसके बाद भी जब उसकी आर्म नहीं थी, उसकी बाजू जो थी उसकी कट गई थी और कई दिनों तक वो बाजू उसके हाथ में नहीं थी, वो हॉस्पिटल में रह के रिकवर भी हो गया, हॉस्पिटल से बाहर भी आ गया। तो व्हेन दी एथलीट रिकवर्ड, जब उसको रिकवरी हो भी गई है, नहीं न्यू कि उसका आर्म है ही नहीं, तो उसका आर्म लॉस्ट हो चुका है, उसके बाद भी उसे वो फील होता था, उसको फील होता था कि उसका कोई आर्म है। अब हमें पता है हमारा आर्म है, हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें बिना देखे आंखें बंद करके भी पता है कि हमारा आर्म यहाँ पे है। लेकिन उस एथलीट का आर्म कट गया था, ही लॉस्ट हिज आर्म, देन ऑल्सो ही कुड फील कि उसका आर्म है। ऐसे क्यों लगा, कैसे पता चला कि उसको ऐसा लग रहा था, बिकॉज ऑल्सो ही ऑल्सो कंटिन्यू टू फील इट्स मूवमेंट, उसको उसकी मूवमेंट भी फील होती थी कि उसकी आर्म जो है वो मूव हो रही है। When offered coffee, जब उसको किसी ने कॉफ़ी ऑफर करी, तो his phantom arm reached out to the coffee cup and when someone pulled it away, he protested। मतलब फैंटम आर्म क्यों नाम दिया है, फैंटम का मतलब घोस्ट होता है, ठीक है। फैंटम वर्ड का मतलब होता है घोस्ट, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। अब सबको पता था कि उसकी आम एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक दिन जब किसी ने उसे कॉफ़ी ऑफर करी तो उसने वो वाली आम आगे करी जो उसकी थी नहीं। तो दैट मीन्स उसको वो उसका जो एक्चुअली में फिजिकली जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है वो उसको मूव कर पा रहा था, या उसकी मूवमेंट फील कर पा रहा था, जिसको इन्होंने फैंटम आर्म बोला है। और इवन इफ अगर कोई उसे पुल करता था तो वो उसे प्रोटेस्ट करता था। जैसे आपको आके किसी ने ऐसे धक्का दिया तो आप क्या बोलोगे कि क्या हो गया, क्यों हिला रहे हो मुझे, आप रिएक्ट करोगे। तो ऐसे कोई उसकी फैंटम आर्म को, मतलब जो एक्चुअली में आर्म नहीं थी लेकिन ऐसे करता था, तो उससे लगता था उसकी बाजू किसी ने हिलाई है, तो ही कुड फील द पुश के किसी ने पुश किया है या पुल किया है, तो वो प्रोटेस्ट करता था। तो इससे क्या लगा, इस चीज़ से क्या लगा कि वो फिजिकली वहाँ कोई चीज़ नहीं है, बट वो उसे फील कर पा रहा है, ठीक है, और उसे वो मूव भी कर रहा है, ओके। देन उसके बाद इस तरह का सिमिलर केस एक और जो न्यूरो साइंटिस्ट ने स्टडी किया, सिमिलर केस, एक तो आपका ये केस 1 हो गया, ये आपने मेंशन करना है जब भी आप माइंड के ऊपर आंसर लिखोगे। दूसरा ये केस 2 है, केस 2 है यहाँ पे, अ यंग मैन हु सफर्ड ब्रेन इंजरी इन एन एक्सीडेंट, एक आदमी था उसको ब्रेन इंजरी हो गई थी एक्सीडेंट में। आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्पिटल ही क्लेम दैट हिज पेरेंट्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक यंग मैन का एक्सीडेंट हो गया, उसकी ब्रेन इंजरी हो गई थी, ठीक है। ब्रेन इंजरी के बाद हॉस्पिटल में वो काफ़ी टाइम रहा, फिर वो रिकवर हुआ। उसके बाद जब वो घर गया तो सडनली ये कहने लग गया कि जो ये मेरे पेरेंट्स हैं ये पेरेंट्स नहीं है, ये डुप्लीकेट्स हैं, ओके। सो देवर इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है डुप्लीकेट। तो ही थॉट कि द पेरेंट्स आर इम्पोस्टर्स, पेरेंट्स आर नॉट रियल, दे आर इम्पोस्टर्स। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ, अब केस 1 और केस 2 में प्रॉब्लम क्या हुई, दोनों केसेस में एक ही चीज़ था कॉमन, दैट वाज ब्रेन डैमेज। व्हाट वाज कॉमन, दैट्स द पर्सन हैड सफर्ड फ्रॉम डैमेज ऑफ सम पार्ट ऑफ द ब्रेन बट हिज माइंड हैज़ रिमेन्ड इंटैक्ट। क्योंकि उसका माइंड काम कर रहा था, काम क्यों कर रहा था, क्योंकि वो चीज़ों को फील कर पा रहे थे, चीज़ों को वो रिमेंबर कर पा रहे थे, या उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़ है, रीजनिंग की एबिलिटीज़ है, वो सब काम कर रही थी। ऑल्दो द ब्रेन वॉज डैमेज, ऑल्दो सम पार्ट ऑफ द ब्रेन हैड बीन इंजर्ड, बट स्टिल समथिंग वॉज वर्किंग जो उनसे ये सब बुलवा रही थी, ओके। तो आगे चलते हैं। इट वॉज अर्लियर बिलीव दैट साइंटिस्ट, आगे कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी एंड दे वर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बिलीव करते थे कि रिलेशन है माइंड और बॉडी का, और वो दोनों
पैरेलल टू ईच अदर चलते हैं, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं, माइंड और बॉडी दोनों एक साथ चलते हैं, पहले ये माना जाता था। रिसेंट स्टडीज में क्या हुआ, in an effective neuroscience have clearly shown that there is a relation between mind and behavior। तो पहले क्या था कि माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप को बिलीव किया जाता था, पर रिसेंट स्टडीज़ में ये चीज़ क्लियरली शोन है, मतलब प्रूवन है। इट हैज़ बीन शोन दैट यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, यहाँ पे अगेन ये कीवर्ड है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक, हैव and feeling positive emotions one can bring about significant change in the bodily process। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाएंगे। पहले 2 केसेस हमने पढ़े जहाँ पे ये देखा कि कुछ केसेस के थ्रू ये पता चला कि माइंड और बॉडी का कुछ आपस में रिलेशन है, इवन इफ द ऑर्गन इज नॉट प्रेजेंट द पर्सन कुड फील द मूवमेंट एंड फील द इमोशन। ब्रेन में इंजरी होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन लोग देते रहे थे जो एक्सपेक्टेड नहीं होता था। फिर ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि पक्का माइंड और बॉडी का कुछ आपस में रिलेशन है, इसलिए ये सब केसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, रिसेंट स्टडीज़ में ये क्लियरली प्रूफ कर दिया गया कि बिल्कुल ऐसा है, और उसका रीज़न क्या है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है जिसमें हम जब किसी को पॉजिटिवली कुछ चीज़ विजुअलाइज करने के लिए, इमेजिन करने के लिए बोलते हैं। विजुअलाइज का मतलब है इमेजिन करना, ठीक है। अब यहाँ जैसे एग्जांपल दिया है कि एक नंबर ऑफ स्टडीज़ में इन्होंने पेशेंट्स के साथ ये चीज़ यूज़ करी थी जिनकी आर्टरीज ब्लॉक थी। हार्ट की जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स थे जिनको ये विजुअलाइज करने के लिए बोला कि द ब्लड वॉज फ्लोइंग थ्रू हिज और हर आर्टरीज, कि आप इमेजिन करो कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड नहीं है और प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो रहा है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। दे वर टोल्ड कि यू आर नॉर्मल, यू हैव नो ब्लॉकेज। आप इमेजिन करो दैट योर आर्टरीज आर नॉट ब्लॉक्ड एंड ब्लड इज फ्लोइंग नॉर्मली। तो बेशक उनके था आर्टरीज में ब्लॉकेज, बट स्टिल उनको बोला विजुअलाइज करो, आप ऐसा सोचो, आप ऐसा मानो, इमेजिन करो, आप ऐसा देखो, एक्चुअली में इमेजिनेशन में देखो कि योर आर्टरीज आर नॉट ब्लॉक, ठीक है, आपकी आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक नहीं है, आप इसको सोचो और इमेजिन करते जाओ। उसके बाद क्या हुआ, जब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार ये चीज़ कर रहे थे, तो कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि एक्चुअली में जो उनकी आर्टरीज थी ना, उसमें कुछ डिग्री ऑफ ब्लॉकेज जो थी वो कम हो गई थी। तो सच में ऐसा हुआ कि उनकी जो विजुअलाइजेशन पावर थी उसकी वजह से जो आर्टरीज की ब्लॉकेज थी वो एक्चुअली इट बिकेम लेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है, दैट विजुअलाइजेशन पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए तो आपने सुना है आज के टाइम पे क्यों इतना ज़्यादा मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के ऊपर क्यों इतनी बात होती है, बिकॉज माइंडफुलनेस एक विजुअलाइजेशन की ही टेक्निक है, और लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि बिकॉज दे नो कि अगर उनके माइंड को अगर हम कन्विंस कर दें दैट इट समथिंग इज़ देयर, तो वो चीज़ वो अचीव कर लेंगे। दैट मीन्स नॉट ओनली योर फिजिकल ब्रेन, आपका जो माइंड है उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक्चुअली में आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती है। एंड देयर आर सो मैनी बुक्स आज के टाइम पे, मोटिवेशनल बुक्स हैं जो सारी आपकी पावर ऑफ माइंड की बात करते हैं, और आप अपने माइंड से अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपने माइंड से कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो सारे इसी चीज़ की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, ये टेक्निक सिखाने की बात करते हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे देखा गया। तो एक्चुअली में अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो क्या चीज़ हमने देखी, we saw that use of mental images generated by a person in or his mind। तो वो जो हम इमेज जनरेट करते हैं वो हमारा माइंड में जनरेट होती है। तो ये यहाँ पे देखा कि ये जो टेक्निक है जिसको मेंटल इमेजरी भी कहा जाता है, images generated by a person in his or her mind have been used to cure various kind of phobias। तो फोबिया क्या होता है, जब हमें इरेशनल फियर होता है, किसी चीज़ का डर होता है, इरेशनल मतलब इलॉजिकल डर होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, उनको ऐसे लगता है कि ये चीज़ है जिससे मुझे कुछ हो जाएगा, पर वो उसके पीछे कुछ ऐसा होता नहीं है, इट इज़ ऑल इरेशनल।
तो these type of phobias have been cured using mental imagery technique. तो ऐसी चीज़ें कई लोगों की ठीक करी गई हैं, फोबियाज जैसी प्रॉब्लम क्योर करी गई है यूजिंग दिस विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं, देयर इज अ न्यू डिसिप्लिन कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हैज इमर्ज्ड which emphasizes the role played by mind in strengthening the immune system. तो इसी वजह से ये नई जो फील्ड आई है, नई डिसिप्लिन आई है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इसकी डेफिनेशन एग्ज़ाम में आती है कि ये क्या चीज़ है। साइको मतलब आपकी माइंड से रिलेटेड, जो जैसे विजुअलाइजेशन की बात हो रही है तो जो माइंड की एक्टिविटीज़ होती हैं वो साइको। न्यूरो मीन्स आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि जब आपका माइंड काम करता है तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं। और इम्यूनोलॉजी मतलब उससे आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है। ओके, खराब भी हो सकता है। अगर आप किसी को नेगेटिव विजुअलाइजेशन कराओगे ना और रोज उसे बोलो कि तुम इमेजिन करो कि तुम बीमार हो, तो वो बीमार एक्चुअली हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से काम करती है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। तो व्हाट इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी? द रोल प्लेड बाय माइंड इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। ये ऐसा डिसिप्लिन है जो ये स्टडी करता है कि हमारा माइंड कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकता है। और ये विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है उसका एक प्रूवन एग्जाम्पल है। प्रूवन मतलब आज के टाइम पे ये प्रूव हो चुका है कि इस तरीके से हम अपने बिहेवियर में कंट्रोल ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने बिहेवियर को। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सप्लेन के माइंड और ब्रेन और हमारा बिहेवियर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने दोनों केसेस बताने हैं और उसमें एग्जाम्पल देके और फिर इस टेक्निक की बात करनी है, विजुअलाइजेशन की। इससे आपका जो आंसर है वो परफेक्टली और एकदम अच्छा बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी अगला टॉपिक है हमारा, कि साइकोलॉजी के बारे में पॉपुलर नोशंस क्या है। पॉपुलर नोशंस का मतलब है यूजुअली हम क्या सुनते हैं लोगों से साइकोलॉजी के बारे में, जो कि टेक्निकली कई बार सही भी होता है और कई बार वो चीज़ें गलत भी आती हैं। बिकॉज कुछ बातें लेमैन में कुछ भी बोला जा सकता है, पर वो जब हम एक्चुअली में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें सही नहीं होती। तो आप एक तरह से मिथ भी कह सकते हो, क्या मिथ्स हैं साइकोलॉजी को लेके, या पॉपुलर नोशंस जो हैं। सो यहाँ पे कहते हैं कि एक पॉपुलर नोशन है दैट मोस्ट ऑफ अस हैव डेवलप्ड आवर ओन थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कुछ लोगों ने अपनी ह्यूमन बिहेवियर की खुद की थ्योरीज बनाई गई हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। जैसे हम क्या होता है कि कई बार जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम अपने बड़ों से सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बेशक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े बताते हैं, जैसे ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसा करने से ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि उसका साइंटिफिकली हो सकता है कोई लॉजिक ना हो, या वो चीज़ें डॉक्टर हमें ना कहे करने के लिए, और अलग बातें होती हैं बिल्कुल। बट ऐसा होता है कई बार कि क्योंकि पुराने लोगों को एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, और उनका वही एक्सपीरियंस हमारे को काम आ जाता है। बेशक वो टेक्निकली या लॉजिकली हमें लगे कि साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं है, बट बिकॉज दे हैज़ दैट, द एल्डर पीपल हैज़ दैट एक्सपीरियंस, वट एवर दे टेल यू इज़ समटाइम्स वेरी यूजफुल टू अस। तो वो ये कह रहे हैं कि कई बार लोग अपनी खुद की थ्योरी बना लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। सो if we want some worker to perform better than he or she in the past, we know that we will need to push him or her. तो अगर हम किसी वर्कर को चाहते हैं कि वो पहले से और बेटर काम करे, बेटर परफॉर्म करे, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पुश करते हैं। पुश करने का मतलब यहाँ पे हम उसको धक्का नहीं, हम उसको मोटिवेट करते हैं कि कर हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा, और तैयारी करो और मेहनत करो। इसको बोलते हैं पुश करना। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली है? हाउ डू वी नो कि हम किसी को पुश करेंगे, वी पुश समवन, दैट पर्सन विल परफॉर्म बेटर। हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज सम पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस या उनकी खुद की अपनी थ्योरी की वजह से वो कहते हैं कि जब हम किसी को पुश करते हैं तो वो बेटर परफॉर्म करता है। करेक्ट।
मे बी इवन यूज अ स्टिक बिकॉज पीपल आर बेसिकली लेजी, कि आप किसी को डंडे मार के भी काम करवाओगे तो वो ज़्यादा बेटर करेंगे, ठीक है। ये अपनी खुद की पॉपुलर थ्योरीज है बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। किस पे बेस्ड है ये थ्योरीज? कॉमन सेंस पे बेस्ड है। कॉमन सेंस पे बेस्ड है इसलिए लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उन्हें लगता है इनसे रिजल्ट आ जाता है, तो वो आगे भी यही सलाह देते हैं सबको। सो दीज थ्योरीज आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, इट इज़ नॉट, इट मे और मे नॉट बी टेक्निकली ट्रू। मतलब ट्रू टेक्निकली कई बार हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता। ये हमेशा एक स्टैंडर्डाइज नहीं है तरीका कुछ काम करवाने का, इट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज। तो in fact you will find that common sensical explanation of human behavior are based on hindsight। तो ये इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है ना कॉमन सेंस वाली, ये किस पे बेस्ड है? हाइंडसाइट पे। हाइंडसाइट का मतलब है पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। वो अपने पास्ट में देखते हैं और पास्ट में उनके साथ क्या हुआ है उसके बेस पे वो आगे सलाह देते हैं। किसी के साथ पास्ट में कुछ हुआ होगा, वो आगे अपने बच्चों को या आगे अपने किसी जान पहचान वाले को वो अपने पास्ट से रिलेटेड क्या हुआ था उससे आगे सलाह देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हाइंडसाइट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ फ्रेंड यू लव गोज अवे टू अ डिस्टेंस प्लेस, व्हाट विल हैपन टू योर अट्रैक्शन। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन्होंने आपको एक सिचुएशन दी हुई है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो थोड़ा दूर चला जाए आपसे, ठीक है, एक आपका फ्रेंड है जो डिस्टेंस प्लेस पे आपसे दूर चला जाता है, तो व्हाट विल हैपन टू योर अट्रैक्शन, उसके साथ आपकी अट्रैक्शन का क्या होगा, आपकी दोस्ती का क्या होगा, क्या वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जो आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई जो सामने नहीं है वो माइंड से भी बाहर हो जाता है, जो चीज़ें पास नहीं है उनसे हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है। या कई बार उल्टा भी बोला जाता है कि जितना दूर होते हैं उतना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंसिकल नोशन है जो दोनों तरीके से बोले जाते हैं। सो देयर आर टू सेइंग, वो ये कह रहे हैं कि देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है कि आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट मतलब जो चीज़ हमें विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही, जो हमारे सामने जो चीज़ विजिबल नहीं है वो हमारे माइंड से बाहर है, मतलब हम भूल जाते हैं। जैसे घर में क्या होता है, कुछ सामान हमें बहुत टाइम से नहीं दिखता, धीरे धीरे हम भूल ही जाते हैं कि कुछ ऐसा भी रखा हुआ है। जो चीज़ हमें रोज़ नज़र आती है वो हमें याद रहती है। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड चीज़ क्या है, पहली लाइन तो ये है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सेकेंड चीज़ है डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर। सेकेंड स्टेटमेंट एकदम उल्टा है कि जितना डिस्टेंस होता है ना उतना ही उससे प्यार हो जाता है। हार्ट ग्रो फॉन्डर मतलब उसके लिए और ज़्यादा दिल में जगह हो जाती है और ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है। अब ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं। अब आप ये बताओ, अगर हम साइंटिफिकली किसी चीज़ को रिसर्च करके बोलते हैं तो क्या हम दोनों ऑपोजिट थ्योरी देते हैं उसमें? ऐसा कभी हुआ है कि कोई साइंटिफिक थ्योरी है जो बिल्कुल ऑपोजिट, दो एक ही बात को दोनों तरीके से बोला जा रहा हो? ये यहाँ पे दोनों चीज़ें ऑपोजिट स्टेटमेंट है, कौन सी वाली सही है कौन सी गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज यू आर एबल टू फाइंड अ न्यू फ्रेंड। अगर आपको कोई नया फ्रेंड मिल जाता है, पीछे से आपका कोई दोस्त दूर चला गया, ठीक है, जिस दोस्त दूर चला गया वो आपके सामने नहीं है और उसके दूर जाने के बाद आप उसको बहुत याद करते हो, लेकिन उसके बाद आपको पीछे से कोई और नया फ्रेंड मिल गया जिससे आपकी दोस्ती हो गई, तो आपकी ये वाली थ्योरी काम कर जाएगी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चला गया उसे भूल गए क्योंकि आपको नया दोस्त मिल गया, वहाँ पे ये वाली थ्योरी काम कर जाएगी। यानी कि आपकी पहली स्टेटमेंट आप कहोगे ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो बिहेवियर है वो किस बेस पे चेंज हो गया, क्योंकि आपको फ्यूचर में आगे कोई और सेम प्लेस लेने के लिए कोई मिल गया। इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड अ न्यू फ्रेंड, अगर आपको कोई नया फ्रेंड नहीं मिलता है फिर क्या होगा? उस केस में आप कहोगे कि वो मुझे अपने उसी दोस्त से इतना लगाव है जो दूर रहता है, मेरे को उससे अच्छा कोई फ्रेंड आज तक नहीं मिला। दूर हो गई तो क्या हुआ, हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। अब ये सेकंड स्टेटमेंट किस केस में आपने बोला दैट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू? बिकॉज यू कुड नॉट फाइंड एनीवन एल्स इन दैट प्लेस, सब्स्टिट्यूट ऑफ योर फ्रेंड। तो आपको कोई और नहीं मिला, आपको कोई नया दोस्त, उससे अच्छी कोई किसी और से उतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो ही नहीं पाई, तो क्या कहोगे आपके भाई जो दूर है उसी से दोस्ती ज़्यादा है, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। दोनों केस में अलग अलग बिहेवियर है।
तो कॉमन सेंस जो है, अब ये दोनों ही स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस्ड थी, कॉमन सेंस पे। तो दे आर सेइंग क्योंकि हमारा कॉमन सेंस क्या है, हाइंडसाइट के ऊपर बेस्ड है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये बदलता रहता है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस बदलते रहते हैं। आपको कोई फ्रेंड मिल गया, आपने बोला आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। किसी और को कोई फ्रेंड नहीं मिला तो वो कहेगा नहीं, जितनी दूर होती है उतनी दोस्ती गहरी होती है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी सब्जेक्टिव वर्ड, मैंने आपको समझाया था, सब्जेक्टिव मतलब सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। कॉमन सेंसेस sensical notions are based on the subjective experiences of the people. Okay, and now psychology as a science looks for patterns of behavior which can be predicted. अब साइकोलॉजी क्या है, वो तो ये पैटर्न ढूंढती है ना कि कौन से बिहेवियर हैं जिनको हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकें। तो अगर हमारा पैटर्न ऐसे बदलता ही रहेगा सबका, कोई मतलब ऑपोजिट चलेंगे लोग, कोई उस चीज़ को हाँ कर रहा है कोई ना कर रहा है, तो वो चीज़ हम साइंटिफिक, उसको हम एक साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते, बिकॉज उससे हम किसी का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ऊपर की जो दो सेइंग्स थी उससे हम किसी का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन अगेंस्ट कॉमन सेंस। तो यूजुअली क्या होता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमेशा कॉमन सेंस के अगेंस्ट ही होती है। अगर कॉमन सेंस के साथ चलेगा तो वो तो सबके एक्सपीरियंसेस के साथ बदलता रहेगा, ठीक है। इसलिए साइंटिफिकली जब हम साइकोलॉजी में बिहेवियर स्टडी करते हैं, इट डज नॉट गो विद दी कॉमन सेंस, वो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है, बिहेवियर के पैटर्न्स देखे जाते हैं और उसके बाद उसको प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो उसका रिजल्ट यही होगा और चेंज नहीं होता फिर वो। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी बात करी हुई है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है वन सच स्टडी ड्वेक ने परफॉर्म करा था। इसको मैं स्टार लगा रही हूँ बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में आता है, और ये उन बच्चों के ऊपर स्टडी करी थी हु गेव अप टू इजीली व्हेन फेस्ड विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर। ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। क्विट कर देते हैं मतलब हार मान जाते हैं जब उनके सामने चैलेंजेस आते हैं। तो वो बच्चे, ऐसे बच्चे जिनमें हिम्मत कम होती है और वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, वो चैलेंजेस से बहुत डरते हैं, उन बच्चों के ऊपर स्टडी हुई थी। और ड्वेक ये देख रही थी कि वो उनको कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है। सो कॉमन सेंस टेल्स अस टू गिव देम ईजी प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सक्सेस रेट सो दैट देयर कॉन्फिडेंस गोज अप। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि पहले कि सबसे पूछ के देखते हैं कि सब लोग क्या सलाह देते हैं कि ऐसे बच्चों को हम कैसे इम्प्रूव करें। जैसे एक टीचर है, वो चाहती है कि अपने स्टूडेंट्स को, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करे, तो सबसे सलाह लेती है। तो वो क्या कहते हैं कि इनको इजी क्वेश्चन दो ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़े, और इजी क्वेश्चन देने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये डिफ़िकल्ट पे आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन एंड गो टू द कॉम्प्लेक्स वन। तो यूजुअल है, आपको भी पता है, ऐसे बोला जाता है, आपने भी बहुत बार सुना होगा, इट इज़ अ कॉमन सेंस कि आप वीक बच्चों को इजी से स्टार्ट करके डिफ़िकल्ट पे लेके जाते हैं। करेक्ट। तो वही चीज़ था, और बाद में हम उनको लेटर ऑन, पहले इजी देंगे, लेटर ऑन उनको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम देंगे ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए उसको सॉल्व करने का। ओके। तो इसके बाद क्या हुआ, ये हम थोड़ा सा ज़्यादा आगे चले गए। हाँ, फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब हम आते हैं तो ड्वेक की स्टडी ने इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, किसको टेस्ट करने के लिए, यही कॉमन सेंस को टेस्ट करने के लिए, शी टुक 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हु वर ट्रेन्ड फॉर 25 डेज इन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। 2 ग्रुप्स लिए, ग्रुप ए ग्रुप बी, और दोनों ग्रुप्स में क्या थे, स्टूडेंट्स थे जिनको 25 डेज तक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। सो देर वॉज ग्रुप ए एंड देर वॉज ग्रुप बी, और दोनों को ही 25 डेज तक क्या करा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बोला ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।
So the first group was given easy problems and the second group had mix of easy and difficult. तो जो पहला ग्रुप था उसको इजी प्रॉब्लम्स दी, मैथ की इजी सम्स दिए सॉल्व करने के लिए, और जो सेकंड ग्रुप था उसमें इजी भी थे और उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे, मिक्सचर था दोनों का. ओके, अब ऑब्वियसली इन केस ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दे फेल्ड. यहाँ पे क्या था, ये वाला ग्रुप था जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहे थे, इजी तो दोनों ही कर लेते थे. ठीक है. Whenever this happened, Dweck told them that their failure was because they had not tried hard enough and persuaded them not to give up and keep trying. अब जैसे यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जब नहीं कर पा रहे थे तो ड्वेक क्या करती थी, वो उनको ये बोलती थी कि तुम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम ट्राई नहीं कर रहे. उन्होंने उनको ये नहीं बोला कि ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं या तुमको मैंने इजी के साथ डिफ़िकल्ट दिए हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हो, दूसरा ग्रुप तो इजी है इसलिए कर पा रहे हैं, ये चीज़ नहीं. ड्वेक ने सिर्फ इतना बोला कि बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, और उनको परसुएड किया नॉट टू क्विट, कि आपको क्विट नहीं करना है, आपको ट्राई करते रहना, आप कर लोगे. क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस आर नॉट डिफ़िकल्ट. उनको बच्चों को थोड़ी पता था कि उनको मिक्स क्वेश्चन दिया, उन्होंने तो यही सोचा कि जो ग्रुप ए को दिया वही ग्रुप बी को दिया. बट ग्रुप बी जब कुछ क्वेश्चंस में अटक जाता था तो वो ड्वेक ये कहती थी कि नहीं, द क्वेश्चंस आर ऑल सेम ग्रुप, वही ग्रुप को भी मैंने आपको भी सेम उतना ही दिया जितना दूसरे ग्रुप को दिया है, आप लोग जो हो मेहनत नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप गलत कर रहे हो क्वेश्चंस को. ठीक है. सो आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड वॉज ओवर, ऐसे 25 दिनों तक इनकी ट्रेनिंग हुई. ट्रेनिंग खत्म हुई तो क्या हुआ, अ न्यू सेट ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम्स वर गिवन टू द टू ग्रुप्स. अब उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर से उन दोनों ग्रुप्स को दोबारा से नए मैथ के क्वेश्चंस दिए गए. फिर क्या हुआ, क्या पता चला, अब आपको क्या लगता है क्या पता चलना चाहिए नए सॉल्व. जैसे आपने 25 दिन तक प्रैक्टिस करी, एक ग्रुप ने तो सारे इजी सम प्रैक्टिस करे, दूसरे ग्रुप ने सारे इजी डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस करे. बट ये वाला ग्रुप तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा. ये क्यों मोटिवेटेड होगा, क्योंकि इसने तो सारे सम सॉल्व कर लिए थे ट्रेनिंग के टाइम पे, सारे सम इजी थे. ये वाला ग्रुप तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड था. डीमोटिवेटेड क्यों था, क्योंकि इनसे तो सम ही नहीं सॉल्व हो रहे थे, इजी वाले तो कर लेते थे लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं कर पाते थे, और इनको ये पता भी नहीं था कि इनको डिफ़िकल्ट दे रखे हैं बीच बीच में. ये तो यही सोच रहे थे कि पहला ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छा है हमसे, तो ये तो डीमोटिवेटेड हो गए होंगे उस टाइम पे. बट व्हाट हैपन्स, अब क्या हुआ, कॉमन सेंस व्हाट ड्वेक फाउंड वाज दैट गोज अगेंस्ट कॉमन बिलीफ. ड्वेक को क्या मिला कि जो कॉमन बिलीफ है उससे बिल्कुल उल्टा हुआ. क्या उल्टा हुआ, दोज हु हैड ऑलवेज सक्सीडेड बिकॉज दे वर गिवन ईजी प्रॉब्लम्स गेव अप मच फास्टर. अब क्या हुआ, जब उनको ट्रेनिंग के बाद नए सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए ना, अब नए सेट ऑफ क्वेश्चंस में क्या था, थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे. तो ये वाला जो ग्रुप था जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था, क्योंकि वो अभी तक सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे, जब उनको नए क्वेश्चन मिले ना तो वो उनको सॉल्व ही नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मिली और उन्होंने हार मान ली. क्योंकि क्या था, पहले कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करे ही नहीं थे, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं था पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करने का, हमेशा इजी करते थे तो वो खुश थे कि हम तो कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, और इस वजह से वो फाइनल, एक तरह से कह लो जो फाइनल टेस्ट हुआ उसमें वो डीमोटिवेट हो गए और हार मान गए. दूसरे ग्रुप के साथ क्या हुआ, जो पहले से ही डीमोटिवेटेड थे कि हम तो कर ही नहीं पा रहे, दूसरे ग्रुप के साथ क्या हुआ, then those who had experience of both success and failure and were taught to attribute failure to their lack of effort. अब क्या हुआ, जो दूसरा ग्रुप था ना उसको पहले से ही क्योंकि बोला जा रहा था आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, दोबारा करो, आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये वाला जो ग्रुप था ग्रुप बी, इनको पहले से ही इन्होंने इतना ज़्यादा पुश कर दिया था या इतना ज़्यादा ट्राई करने के लिए और क्विट ना करने के लिए इतनी ट्रेनिंग देती थी कि जब फाइनल टेस्ट दिया गया उसमें भी अगेन इनको इजी डिफ़िकल्ट दोनों क्वेश्चन सेम मिले, और ये अभी तक इतना ट्रेंड हो चुके थे कि फिर इन्होंने क्विट नहीं करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे, क्योंकि शुरू से ही वो डीमोटिवेटेड थे तो क्विट नहीं करने दिया,
उनको बार बार बोला गया नहीं आप ट्राई करो आपसे हो जाएगा, तो क्या हुआ, आप कर नहीं रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है। सो दे हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन, और वो इतना ट्रेंड हो चुके थे कि क्विट करना नहीं है, हमें ट्राई करते रहना। तो ग्रुप बी परफॉर्म्ड बेटर देन ग्रुप ए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमारी कॉमन सेंस तो ये कहेगी कि भाई वो डीमोटिवेटेड थे, वो तो नहीं कर पाए होंगे, जो मोटिवेटेड थे वो कर ली, उसने वो वाला ग्रुप कर लिया होगा। बट हुआ एक्चुअली में उल्टा, जो बहुत मोटिवेटेड ग्रुप था वो चैलेंजेस फेस करते हुए डर गया और हार मान गया, और जो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड ग्रुप था लेकिन बार बार ट्राई कर रहा था वो कंटिन्यू करता रहा, और फाइनल टेस्ट में भी उसने वही अपना कंटिन्यू रखा कि हमें हार नहीं माननी और धीरे धीरे करके कर लेंगे हम, जैसे पहले डिफ़िकल्टी आई थी तो हमने किया था आगे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रूव हुआ कि कॉमन सेंस जो है उससे कभी कभी क्या होता है वो ट्रू नहीं होती है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है।